हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग LCR सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने 3 मुख्य केसेस देखे, जिसमें पहला केस देखा जिसमें मैं पहले LCR सर्किट बना दूं सिंपली, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊं। E इज इक्वल टू समथिंग E नॉट साइन ओमेगा टी और ये LC एंड दिस इज R। ओके, पहला केस क्या बच्चों हमने देखा? पहला केस देखा हमने व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC। जब EL EC से बड़ा होगा तब क्या होगा, ठीक है। हमने फिर सेकेंड केस देखा व्हेन EC इज ग्रेटर देन EL। जब EC EC से बड़ा होगा, EL से बड़ा होगा, तो फिर कौन सा केस बनेगा, ठीक है। C वाला नीचे होता है वोल्टेज, L वाला ऊपर होता है। ये सब बातें हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में पहले दिन वाले क्लास में कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल शाबाश। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखा है, जब दोनों वेक्टर बराबर होंगे, EL और EC बराबर होगा, उस समय क्या होगा? उस समय इन दोनों का नेट वेक्टर एडिशन तो 0 हो जाएगा और जो भी टोटल वेक्टर बचेगा, जो टोटल वोल्टेज निकलेगा, वो टोटल वोल्टेज केवल यही रहेगा, ओके। और टोटल करंट ये रहेगा। तो सर्किट जो है वो LCR है, लेकिन वो काम रजिस्टिव सर्किट की तरह करेगा, क्योंकि ये फेजर डायग्राम बिल्कुल रजिस्टिव सर्किट की तरह बना हुआ है। फिर हम लोगों ने रेजोनेंस कंडीशन को फाइंड करने की कोशिश की थी, रेजोनेंस को डिफाइन किया था। रेजोनेंस का मतलब होता है सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होगा। तो छोटी मोटी मैथमेटिक्स के द्वारा हम लोगों ने Z की वैल्यू फाइंड कर ली थी, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये देख लिया था कि करंट कब मैक्सिमम होगा सर्किट में, जिस समय Z मिनिमम होगा। और Z कब मिनिमम होगा? XL XC के जब बराबर होगा तब, जिस समय ये वैल्यू 0 हो जाएगी, XL और XC दोनों आपस में बराबर होंगे, उस समय Z अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और हम बोलेंगे साहब ये रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट रखा हुआ है। रेजोनेंस का मतलब होता है सर्किट में मैक्सिमम करंट का होना, सर्किट में मैक्सिमम करंट का होना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो कल की क्लास देखना बहुत जरूरी है आज की क्लास को समझने के लिए, बिल्कुल, ओके। तो हमने और भी बहुत सारी चीज़ों तरीके से इसको समझा था कि जब ये XL XC के बराबर होगा, उस समय Z की वैल्यू होगी कितनी। तो पता चला था कि Z की वैल्यू हो जाएगी, जब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, ठीक है। इसका अपोजिशन और इसका अपोजिशन एक दूसरे के बराबर हो गया है। उस केस के लिए Z जो होगा वो R के बराबर हो जाएगा। इस पूरे सर्किट का जो अपोजिशन होगा वो R के बराबर हो जाएगा। केवल रेजिस्टेंस अपोज कर रहा होगा, XL और XC आपस में अपोज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उनका अपोजिशन जब बराबर हो जाएगा, तो क्योंकि वो अपोजिट फेजर्स हैं, तो वो नेट इफेक्ट उसका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमने इन दोनों सर्किट, इसका फेजर से भी कंपेयर कर दिया था कि हमारा जो थर्ड केस था EL बराबर EC, उसी वाली कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो उस समय सर्किट प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह काम कर रहा है, और उस समय जो इम्पीडेंस है उसको भी हमने देखा तो वो केवल R है। इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी आती है? केवल R के बराबर आती है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं XL बराबर XC, अगर आप I का मल्टीप्लाई कर देंगे I नॉट का, तो ये आपका EL बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका EC। दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, EL और EC बराबर हैं, और इस समय रेजोनेंस कंडीशन हम बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करंट की कंडीशन बोलते हैं। तो हमारा जो प्योरली डिस्कशन हो रहा है, जो उद्देश्य है वो क्या है? इस समय हम क्या चीज को डिस्कस कर रहे हैं? हम बच्चों सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और चर्चा में जब हमने चीजों को खोज के निकाला तो पता चला कि करंट कब मैक्सिमम होगा, इसकी कंडीशन XL जब XC के बराबर होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि Z उस समय अपनी मिनिमम वैल्यू पे होता है, और उसकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है। प्योरली रजिस्टिव केस है, ठीक है बच्चों। और भी हम कंडीशंस निकाल सकते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन में। अगर ये सर्किट आपका रेजोनेंस कंडीशन में है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, XL XC के बराबर है या EL EC के बराबर है, एक ही बात है, XL XC के बराबर बोल दो या EL EC के बराबर बोल दो, ये वाला वेक्टर और ये वाला फेजर आप आपस में कैसे बोल दो? बराबर बोल दो, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल।
तो जिस समय करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा उस समय हमारी ये कंडीशन रही होगी, ठीक है, एक्सएल एक्सी के बराबर रहा होगा और जेड अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है, ठीक है भाई। तो एक्सएल अगर एक्सी के बराबर है तो एक्सएल की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू होती है 1 ओमेगा सी, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 रूट एल सी। ये जो आई है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। ये बच्चों क्या चीज निकल के आई है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ओमेगा की जगह आप 2 पाई न्यू लिख दीजिए 1 रूट एल सी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई रूट एल सी, ठीक है। चाहे आप इसको बोले चाहे इसको बोलें, अभी मैं इसको मिटाल दे रहा हूँ, डिस्टर्ब करेगा ये आपको। तो हमने रेजोनेंस कंडीशन पे वर्क किया, एक्सएल बराबर एक्सी, एक रेजोनेंस कंडीशन होती है, जेड की मिनिमम कंडीशन होती है, आई की मैक्सिमम कंडीशन होती है। हमने इस पे वर्क किया और ओमेगा निकाल लिया, यानी जिस समय सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा एलसीआर सर्किट में, ठीक है, हमारा उद्देश्य इस चैप्टर में एलसीआर सर्किट को अच्छे से समझना है। तो जिस समय एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी 1 रूट एल सी होगी। उस समय इसका ओमेगा क्या होगा? 1 रूट एल सी होगा। इसको बच्चों बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी है? 1 रूट एल सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी बात को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन। किस चीज की फ्रीक्वेंसी है बच्चों? सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे जो आपकी कॉइल घूम रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 रूट एल सी, इन एल और इस सी के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाए तो उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल, हमने मैक्सिमम करंट से उस फ्रीक्वेंसी को निकाला है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये रही बच्चों हमारी एलसीआर सर्किट का एक हिस्सा। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो केवल हमारा मुख्यतः चर्चा यही रही है कि करंट कब मैक्सिमम होता है उस बात को समझा जाए, और हमने इस बात को समझ भी लिया है कि करंट कब मैक्सिमम होता है जिस समय जेड मिनिमम होता है, और जेड कब मिनिमम होता है? जिस समय एक्सएल एक्सी के बराबर होता है या ईएल ईसी के बराबर होता है। हमने एक्सएल और एक्सी को बराबर रख के ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा बराबर 1 रूट एल सी, ठीक है। यानी वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम होगा, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा, मैक्सिमम आउटपुट, रेजोनेंस का मींस मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, बिल्कुल। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चलिए, ये रहा मेरा L, ये C और ये R। बच्चों, हम लोगों ने कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, इन सभी में जो अपोजिशन है, जैसे एक्सएल का भी हमने फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया तो पता चला था कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही हमने एक्सी का भी फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया था तो पता चला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्सएल जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा एल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एक्सी जो होता है वो क्या होता है? 1 ओमेगा सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी हमारा क्या उद्देश्य है? जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जेड का वेरिएशन देखना फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ बच्चों? जेड का वेरिएशन देखना फ्रीक्वेंसी के साथ। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसका ग्राफ बनता है, ना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले आप जेड को देख लीजिए, जेड क्या फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है। इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं तो क्या इसका अपोजिशन पूरे सर्किट का चेंज हो रहा है या नहीं? तो देखिए जरा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं तो क्या इसका अपोजिशन चेंज होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। अगर आप इसको खोल के रखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप ओमेगा चेंज करेंगे तो जेड में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ रहा है साहब। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस चीज को कैसे समझेंगे आप?
जैसे जैसे आप ओमेगा चेंज करेंगे जेड चेंज होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। और एक निश्चित ओमेगा एक ऐसा आएगा, ओमेगा एक ऐसा कैलकुलेशन का ओमेगा आएगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी ओमेगा की जिस समय जेड अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। इस समय जिस समय ओमेगा की वैल्यू ये होगी उस समय जेड अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा, इसीलिए करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। तो अगर हम जेड का ग्राफ बनाए बच्चों ओमेगा के साथ, तो वो कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनता है। इंपीडेंस का, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विद ओमेगा, तो वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का। वेरी ब्यूटीफुल, मजेदार ग्राफ। ये ना ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं और ना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल आप देख सकते हैं इसको, ग्राफ को। एक ऐसा ओमेगा है जिस ओमेगा पे जेड अपने मिनिमम वैल्यू पे है, और यही है रेजोनेंस वाला ओमेगा, ओमेगा आर जिसको बोल देते हैं, ओमेगा एट रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√LC। तो आपको जो भी L की वैल्यू दी जाए, जो भी C की वैल्यू लगी हो, उसके हिसाब से आप ओमेगा को कैलकुलेट कर लीजिए, वही ओमेगा पे आपका Z मिनिमम आएगा। ठीक है, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो मैक्सिमम मिनिमम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, किस ओमेगा पे Z मिनिमम आएगा। ठीक है, ये मैथ की प्रॉब्लम है, खैर इसको हम एक्सपेरिमेंटली बना के देख लेते हैं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं, ये तो जेड का ग्राफ है बच्चों, अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। तो मैं इसके जस्ट ऊपर बना दे रहा हूं करंट का ग्राफ ओमेगा के साथ। तो करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस ओमेगा पे मुझको मैक्सिमम करंट निकालना। ठीक है, इस तरीके का ये रहेगा बच्चों आपका करंट का ग्राफ एलसीआर सर्किट में। जिस ओमेगा पे जेड मिनिमम होगा उसी ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, शाबाश। और ये ओमेगा आपकी कौन सी है, ओमेगा आर 1/√LC। ठीक, बिल्कुल। तो कल से आज तक इन 2 दिनों में हम लोगों ने केवल एक ही चर्चा की है, और वो चर्चा ये है कि सर्किट मैक्सिमम करंट कब देता है, और हमने कुछ पॉइंट्स बाहर निकाल लिए जिस समय जेड मिनिमम होता है। अच्छा साहब, अब जेड मिनिमम कब होता है? जेड की वैल्यू तो ये होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर होते हैं उस समय जेड मिनिमम होता है, यानी XL बराबर XC होता है, उस समय जेड कैसा होता है, मिनिमम होता है। अच्छा भाई, उस मिनिमम जेड की वैल्यू क्या होती है, R, यानी सर्किट उस समय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है जिस समय करंट मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस कंडीशन होती है उस समय सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह काम करता है। और हमने इसका फेजर डायग्राम से भी कल समझ लिया था अपनी क्लास में कि XL बराबर XC है, इसका मतलब EL बराबर EC होगा इस समय, यानी ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे और जो नेट फेजर आएगा वो केवल इतना ही बचेगा। तो ये फेजर डायग्राम बिल्कुल रेजिस्टेंस वाले सर्किट की तरह है, इसका मतलब LCR सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता होगा। ठीक है, बिल्कुल। इन दोनों ग्राफ को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए। जिस ओमेगा पे जेड मिनिमम होगा उसी ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होगा। तो एलसीआर सर्किट में आप देखिए करंट कैसे वेरी करता है, एलसीआर सर्किट में देखिए करंट कैसे वेरी करता है। ठीक है बच्चों, मैं इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, वैसे तो अगर हम सीबीएसई के लिहाज से देखें तो हमको अभी आगे बढ़ जाना चाहिए और फिर रेजोनेंस की और थोड़ी भी व्याख्या कर देनी चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि चर्चा अभी इस पे और बरकरार रखी जाए, इसको और अच्छे से टटोला जाए। तो किसी एक परफेक्ट ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होता है, और वो ओमेगा पे करंट मैक्सिमम क्यों होता है, और वो ओमेगा होता कितना है, वो ओमेगा होता है 1/√LC। इस ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होता है। इसी ओमेगा पे करंट मैक्सिमम क्यों होता है, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इसको मैंने निकाला था XL बराबर XC थे। इसको किससे निकाला था, XL बराबर XC से, और ये इस कंडीशन में जेड मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं इस ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम करंट वाला ओमेगा है, ये रेजोनेंस कंडीशन पे जो सोर्स का ओमेगा होता है वो वाला ओमेगा है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, बिल्कुल बड़ा मजा आने वाला है इस एसी में। जैसे जैसे हम एसी के अंदर घुसते चले जाएंगे उतना और मजा आएगा। ये एक बॉटमलेस पिट है जिसमें आप जितना मन चाहे उतना घुस सकते हैं।
अगर हम इसके फेजर डायग्राम की चर्चा करें LCR के, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो ये I और ER वाला फेजर तो एक दूसरे के पैरेलल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और EL और EC वाला फेजर एक दूसरे के अपोजिट होता है। मैं परपेंडिकुलर बना दूं इसको, EL और EC वाला फेजर। ओके, इस वेरिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। इस वेरिएशन में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि जेड मिनिमम हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जेड फिर से बढ़ने लगता है और करंट फिर से कम होने लगता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और इस समय करंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू E अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू किसके बराबर है? R के बराबर है। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली ऐसा लगेगा कि सर्किट रेजिस्टिव है, वास्तव में इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रेजिस्टिव है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा होगा, पहले ये सीखते हैं कि जो छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी हैं उन पे क्या हो रहा होगा, फेजर डायग्राम में कैसा बदलाव आएगा। बच्चों जब अगर लेस फ्रीक्वेंसी की बात करें, लो ओमेगा पे बात करें, तो लो ओमेगा पे ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे होंगे अपने आप को। ये जो वोल्टेज रजिस्टर वाला है वो तो ओमेगा के साथ चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम नहीं करता। रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस इसीलिए बोलते हैं, ये रिएक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपना अपोजिशन चेंज करता है। ठीक है, ये जो इंडक्टेंस होता है आपका, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL, जिसको आप ओमेगा L बोलते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम अपोज करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम अपोज करता है। जबकि कैपेसिटेंस का अगर हम देखें अपोजिशन तो 1 अपॉन ओमेगा C, ये लो फ्रीक्वेंसी पे इसका XC जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नीचे है, तो अगर ओमेगा कम होगा तो XC बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम इनके वोल्टेज वाले फेजर की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे, एट लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, XL तो बच्चों हमारा बहुत कम होगा, क्योंकि XL क्या होता है? ओमेगा L, और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या होता है? I नॉट XL। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमारा XL बहुत कम है तो I नॉट XL भी बहुत कम होगा, यानी ये वाला जो फेजर होगा वो बहुत छोटा सा होगा, जबकि कैपेसिटर वाला फेजर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, IEC, ये वाला फेजर तो बहुत छोटा होगा लो फ्रीक्वेंसी पे, और ये वाला फेजर बहुत बड़ा होगा, EC और EL। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे XL बढ़ेगा, इसका अपोजिशन बढ़ेगा। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इस वाले सोर्स की, ये ज्यादा अपोज करेगा। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, XL बढ़ेगा, और XC कम होगा, XC कम होगा। तो वोल्टेज की अगर बात करें तो ये वाला वोल्टेज, XL वाला वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा, 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 और ये कम होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे कम होगा, कम होगा। कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंच जाएंगे जिस समय ये बढ़ते बढ़ते और ये कम होते होते एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और इसी फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम बोलते हैं क्या? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कल हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को तीसरे पार्ट में पढ़ा था, जिस समय ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज के बराबर होगा उस समय सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, नेट वोल्टेज केवल इतना ही बचेगा और नेट करंट इतना बचेगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आपने देखा कि लो ओमेगा पे ये वाला फेजर छोटा था और ये वाला फेजर बड़ा था, फिर जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाया हमने, ये वाला फेजर बड़ा होता गया, ये वाला फेजर छोटा होता गया। कैसे कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं ये फेजर आपस में, ये आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। एक एक परफेक्ट ओमेगा ऐसा आएगा जिस पे ये दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके आगे, उसके बाद
ये वाला फेजर बढ़ते बढ़ते थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, फिर ये बड़ा होता जाएगा, ये वाला कम होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों फेजर आपस में एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे जैसे हम ओमेगा को बढ़ा रहे हैं। साहब ये चर्चा क्यों की गई? ये चर्चा क्यों की गई? तो पहली बात तो ये है आपको फील कराने के लिए कि फेजर्स कैसे आपस में एक दूसरे को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। एक ऐसा ओमेगा आएगा जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, उसके बाद कौन जीतेगा? अगर इस रीजन की बात करें तो कैपेसिटर जीत रहा है, कैपेसिटर जीत रहा है। और इस रीजन की बात करें तो इंडक्टर जीत रहा है, इंडक्टर। इस रीजन में इंडक्टर बड़ा है, इंडक्टर का अपोजिशन ज्यादा है, EL ज्यादा है इस रीजन में, और इस रीजन में EC ज्यादा है। अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं और अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में XC ज्यादा है और इस रीजन में XL ज्यादा है। यहाँ पे XL XC बराबर है, XL बराबर XC बराबर है, EL बराबर EC बराबर है इस पर्टिकुलर ओमेगा पे। इसलिए इस पर्टिकुलर ओमेगा पे आपका मैक्सिमम करंट बना हुआ है, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर ओमेगा को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन का ओमेगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये आपको जरूर अच्छे से समझ आ गया होगा। हम कल से यही चर्चा कर रहे हैं लगातार कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होता है, और हमारी चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते हम उस करंट को फील भी कर रहे हैं, उस फेजर को फील कर रहे हैं, मॉडिफाई होते हुए देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे कैसे वो मॉडिफाई हो रहा है ओमेगा के साथ, ठीक है। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ओमेगा हमने निकाला कैसे था? इसी कंडीशन से निकाला था, ठीक है। रेजोनेंस वाली कंडीशन का ओमेगा हमने निकाला कैसे था? मैक्सिमम करंट वाला ओमेगा कैसे निकाला था? XL बराबर XC से निकाला था, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर जीत रहा है और यहाँ पे आपका इंडक्टर जीत रहा है। चलिए बच्चों, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सर्किट है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, LCR सर्किट, LCR, ठीक है बच्चों, ओके। आज की क्लास थोड़ी सी लॉजिकल हो रही है, इसलिए आप क्या करेंगे, आज की क्लास को रिपीट करके एक बार फिर से देख लें, ठीक है। तो बड़े आराम से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर पहली बार आप कोई चीज मिस कर जाते हैं तो ये आपका AC वोल्टेज लगा हुआ है, ये L लगा दिया, ये C लगा दिया, ये R लगा दिया साहब, ठीक है। LCR सर्किट है हमारे पास। हमने क्या किया बच्चों, इस सर्किट में कुछ ऐसा ओमेगा लगा दिया, इसका L और इसके C के हिसाब से हमने ओमेगा लगा दिया 1/√LC। ऐसा वोल्टेज लगा दिया है, ऐसा पोटेंशियल लगाया है, ऐसा सोर्स लगाया है, सोर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है कि वो 1/√LC है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे XL बराबर XC होता है, Z मिनिमम होता है और करंट कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो करंट अपनी किस वैल्यू पे होगा? मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। यानी सर्किट किस कंडीशन में होगा? रेजोनेंस कंडीशन में होगा। करंट होगा कितना? मान लीजिए आप R की वैल्यू 50 ओम, करंट होगा कितना? मान लीजिए आप R की वैल्यू 50 ओम। तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं, करंट की वैल्यू निकालें, करंट की वैल्यू निकालें, I = E/Z होता है इस सर्किट के लिए, लेकिन Z की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है। तो डायरेक्ट आप केवल R रखेंगे। कुछ लोग Z भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो XL XC के बराबर है तो वो 0 हो जाएगा। तो आप केवल R रखिए, ठीक है। वोल्टेज मान लीजिए हमने 220 वोल्ट लगाया, तो 220 बटे हो कुछ अच्छा लगा ले, 200 लगाया, 200 बटे 50, 4 एम्पियर कितना करंट आया? तो 200 आसानी से कट जाता है, मैंने इसलिए 220 की जगह 200 कर लिया, ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन से बचने के लिए। 4 एम्पियर करंट है, वो मैक्सिमम करंट जो इस सर्किट में दौड़ रहा होगा वो 4 एम्पियर करंट है, RMS वैल्यू, क्योंकि मैंने ये RMS वैल्यू यूज की है, ओके। 4 एम्पियर करंट है इस टाइम, इस समय। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, I का ओमेगा के साथ 4 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू 4 एम्पियर, ओके। किस ओमेगा पे साहब? इस ओमेगा पे। बाकी ओमेगा हमें नहीं पता, लेकिन इस ओमेगा पे 4 एम्पियर है, हमें इतना पता है, ठीक है। 4 काफी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। क्या होगा बच्चों जब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दें, 20 कर दें,
तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड, तो नहीं जेड की जगह आर लिख लीजिए आप डायरेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है, जेड आर के बराबर होता है 200/20 10 एम्पियर। बच्चों करंट बढ़ गया। अब बच्चे कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, करंट केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे करंट केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में केवल यही अपोज करता है, इन दोनों का अपोजिशन अपोजिट होता है एक दूसरे के, इसलिए ये इनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है। तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है, केवल रेजिस्टेंस अपोज करता है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करोगे तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर, यहां तो मेरा ग्राफ खत्म हो गया 10 एम्पियर। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम कर दूं तो ये करंट और बुरी तरीके से ऊपर हो जाएगा, और बुरी तरीके से ऊपर हो जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा ग्राफ। मान लीजिए मेरे पास ये एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, और मैंने पहले उस रजिस्टर की वैल्यू 500 सेट की है, तो ये जो ओमेगा है वो मुझे पहले से ही पता है कि इस ओमेगा पे मैक्सिमम करंट मिलने वाला है, क्योंकि एल और सी की वैल्यू मुझे पता है, उस हिसाब से मैंने उस ओमेगा को पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। तो करंट आपको कुछ ऐसे मिलेगा 500 ओम। अगर हम 500 या 100 ओम कर देंगे तो इसी पे करंट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसे मिलेगा। 100 ओम की जगह 50 ओम कर देंगे तो करंट और बढ़ेगा, 50 ओम की जगह 20 ओम कर देंगे तो करंट और बढ़ेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये एक मेरा सर्किट था रेजोनेंस कंडीशन पे, एक मेरा दूसरा सर्किट था रेजोनेंस कंडीशन पे, ये मेरा तीसरा सर्किट था रेजोनेंस कंडीशन पे, ये मेरा चौथा सर्किट था रेजोनेंस कंडीशन पे। मैंने क्या किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जा रहा हूं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने से ये जो पीक है वो उठता जा रहा है। ये जो मैक्सिमम करंट है, जिस समय रेजिस्टेंस मैंने 500 रखा था अपने सर्किट का, उस समय जो मैक्सिमम करंट होगा वो अपने आप में अपने सर्किट का मैक्सिमम होगा, लेकिन वो काफी कम है। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, तो हमने इस मैक्सिमम करंट को ही बढ़ा दिया और अच्छा रेजोनेंस बना दिया, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब होता है बच्चों करंट का ज्यादा होना सर्किट में, मैक्सिमम करंट होना, और हमने उस मैक्सिमम करंट को ही बढ़ा दिया आर को कम करके। तो आर को अगर आप और कम करोगे तो करंट और बढ़ जाएगा, अगर आप बहुत कम कर दोगे आर तो आपका पीक कुछ ऐसे चला जाएगा इस प्रकार से। तो ये रेजोनेंस हो जाएगा, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेजोनेंस हो जाएगा अगर आपका आर बहुत कम हो जाएगा 0.001 ओम। तो ऐसे कंडीशन में करंट बहुत ऊपर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत हाई करंट हो जाएगा इस ओमेगा पे। ओके, बिल्कुल। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे जैसे हम आर को कम करेंगे ये पीक वैसे वैसे उठता चला जाएगा। अपने आप में ये पीक मैक्सिमम था अपने सर्किट का, लेकिन ये मैक्सिमम होकर भी बहुत कम था, हमने उसको उठा दिया और उठा दिया और उठा दिया और उठा दिया, करंट को और मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट को और बढ़ा रहे हैं, अच्छा रेजोनेंस बना रहे हैं। तो बच्चों रेजोनेंस उतना ज़्यादा अच्छा होगा सर्किट का जितना रेजिस्टेंस कम होगा, इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा सर्किट में जितना रेजिस्टेंस कम होगा। मान लीजिए आपके पास 3 सर्किट हैं, मान लीजिए आपके पास 3 सर्किट हैं, मैक्सिमम करंट की कंडीशन में रखे हैं 3 सर्किट, L C R, जल्दी से L C R, वेरी गुड, एंड थर्ड वन इज L C R, वेरी गुड, शाबाश। ये 3 सर्किट हैं आपके पास, आपने L और C फिक्स रखे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे है 500 ओम, यहाँ पे है 100 ओम एंड यहाँ पे है 20 ओम। ओमेगा हमने तीनों का 1/√LC सेट किया है, यानी तीनों सर्किट अपने आप में रेजोनेंस कंडीशन में हैं, 1/√LC। तीनों सर्किट अपने आप में रेजोनेंस कंडीशन में है। इस सर्किट का जो करंट होगा वो इस सर्किट का अपने आप में मैक्सिमम करंट होगा, इस सर्किट का जो करंट होगा इस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में अपने आप में मैक्सिमम होगा, इस सर्किट का जो होगा वो अपने आप में मैक्सिमम होगा। लेकिन बच्चों अगर हम आपस में इनका जो मैक्सिमम करंट है कंपेयर करेंगे तो किसका करंट सबसे ज्यादा निकलेगा, किसका मैक्सिमम करंट सबसे ज्यादा निकलेगा, इस वाले सर्किट का, क्योंकि I इज इक्वल टू
E अपॉन जेड, जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, आर के बराबर होती है रेजोनेंस कंडीशन में, तो इसके नीचे 20 लिखा जाएगा और इसके नीचे E अपॉन 100 लिखा जाएगा और इसके नीचे E अपॉन 500 लिखा जाएगा। तो इनका जो पीक बनेगा ओमेगा के साथ अगर हम जो ग्राफ बनाते हैं तो बहुत अच्छा पीक बनेगा इनका, उनका थोड़ा सा बैठ जाएगा और इनका तो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट ग्राफ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रेजोनेंस पे एक छोटा सा डिस्कशन रहा है, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रेजोनेंस जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, इनका रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसका रेजोनेंस है। क्योंकि बच्चों रेजोनेंस का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम करंट का होना सर्किट में। अब बच्चों मैक्सिमम करंट हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना हो, इसका मैक्सिमम करंट बहुत अच्छा है तो ये वाला सर्किट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है, इसमें उतनी अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस नहीं है और इसमें सबसे घटिया रेजोनेंस है, बहुत बेकार क्वालिटी का रेजोनेंस था इसमें, था रेजोनेंस, इस बात को ध्यान रखिए, है इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, ये तीनों अपने आप में मैक्सिमम करंट पे रखे हुए हैं, रेजोनेंस कंडीशन में है, लेकिन कौन सी अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है, तो ये अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है। तो अगर हम रेजोनेंस की क्वालिटी को समझें, क्योंकि रेजोनेंस की क्वालिटी हम करंट से ही समझते हैं कि जिस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा उस सर्किट का रेजोनेंस हम बहुत ज़्यादा अच्छा बताएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। अगर हम क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की बात करें, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, तो वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आर को कम करते हैं वो पीक बढ़ता चला जाता है, वो पीक उठता चला जाता है और करंट का बढ़ना ही अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस कहलाता है। उतना अच्छा हो जाएगा रेजोनेंस जितना ज़्यादा करंट हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करंट को ही हम रेजोनेंस बोलते हैं सर्किट में। कि रेजोनेंस कब होता है एलसीआर सर्किट का, जिस समय सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है उस समय हम बोलते हैं सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है। और फिर हो सकता है हमारे पास 4-5 सर्किट हो और 4-5 सर्किट अपने अपने रेजोनेंस कंडीशन में रखे हों, फिर हम सबका करंट देखेंगे कि भैया सबका करंट तो अलग अलग है, तो सबसे ज़्यादा करंट किस में है, वो सर्किट सबसे अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है। सबसे कम करंट किस में है, वो सबसे भद्दी क्वालिटी का, सबसे बेकार क्वालिटी का रेजोनेंस है। और रेजोनेंस का जो करंट होता है वो प्योरली आर पे डिपेंड करता है। आर जितना कम होगा रेजोनेंस उतना बेस्ट होगा, उतना बेटर होगा। ओके, बिल्कुल। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस 1/R होना चाहिए कहीं ना कहीं। बच्चों अब हम अपने थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और क्वालिटी को डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 4-5 सर्किट रखे हों रेजोनेंस कंडीशन में, तो कौन सा रेजोनेंस ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हम बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है, जिस रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसका हम बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है। क्वालिटी को मैथमेटिकली फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर हम बाजार में जाएं और सब्जी मंडी में और अगर हम लौकी खरीदने जाएं तो हमें 4-5 प्रकार की लौकी दिखती हैं और उसमें हम टच करके और कैसे भी फील करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो देखते हैं कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की लौकी है। तो वहाँ तो हमको कुछ कैरेक्टर पता होते हैं, दिमाग में रखते हैं कि इस बात को देखना है तो लौकी अच्छी होगी। ऐसे ही सर्किट में हमको देखना है कि रेजिस्टेंस को देखना है आपको कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस होगा। तो यहाँ भी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और टटोलते हैं और पता करते हैं कि रेजोनेंस जो है वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सी अच्छी क्वालिटी का रेजोनेंस है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो कुछ बातें, कुछ कैरेक्टर्स तो हमको पता हैं। जैसे पहला कैरेक्टर रेजिस्टेंस, कि भाई साहब रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बहुत 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 कम होना चाहिए। जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना बेहतर रेजोनेंस होगा। तो कुछ क्वालिटी तो हमको पता है, लेकिन बहुत सारी क्वालिटीज हमको ऐसे नहीं पता है, तो उसके लिए हमको कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और तब हमको पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तो होनी ही चाहिए,
जो भी आपका मैथमेटिकल रिजल्ट आएगा, जो भी आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी आप डेरिवेशन करेंगे 1-1.5 पन्ने का जितना भी है वो, उस क्वालिटी में इसको हम फिजिकली क्वालिटी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी को। ठीक है बच्चों, रेजोनेंस की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं Q, एक सिंबल का यूज करते हैं Q, क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस Q, क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस Q। कुछ लोग इसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए, पक्की बात है, ये हमने डिस्कशन से बात को निकाला है, क्योंकि R जितना कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। बाकी और कुछ फैक्टर अगर इसमें जुड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होना ही होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, ओके। तो अगली क्लास में हम इस क्वालिटी फैक्टर को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है उसको डेराइव करके बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और अगर होगा तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होना ही चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। AC मैथमेटिकली बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन उसके पीछे की जो फिजिक्स चल रही है उसको भी समझना आना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम केवल मैथमेटिकल उसका एस्पेक्ट देखेंगे तो वो फिर आपको बोर कर देगा। इसके लिए उसके पीछे की फिजिक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों मैक्सिमम करंट XL बराबर XC पे होता है, उस समय फेजर डायग्राम कैसे होते हैं, ठीक है, उस समय जेड कैसा होता है, जेड का ग्राफ कैसा होता है, करंट का ग्राफ कैसा होता है, ये सारी चर्चाएं हम लोग आज की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।